हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलिंग टू प्रिपेयर इज द प्रिपरेशन टू फेल। यानी कि कभी भी अगर ऐसा हो ना कि भाई आपका एग्ज़ाम है और आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो सीधा साफ मतलब है कि आपने फेल होने की तैयारी पूरी कर ली है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी में कोई कमी है, आपने पूरे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है, तो सीधा सा मतलब ये है कि आपने फेल होने की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है, यानी कि आप सफल नहीं होने वाले। राइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई जादू मंत्र या कोई जादू की मैजिकल छड़ी तो नहीं चलने वाली, आबरा का डाबरा तो नहीं होने वाला कि बस आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा होता है कि हमने बहुत टाइम पहले कुछ पढ़ा होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ख़राब होते हैं और वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम वो पेपर में लिख पाते हैं। बट वो कभी तो पढ़ी होगी। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, लास्ट नाइट पे बैठ के आप सोच रहे हैं कि आप जी पासिंग मार्क्स अचीव कर जाएंगे या अच्छे नंबर ले आएंगे, तो पॉसिबिलिटी कम होती है इस चीज़ की, है ना। लास्ट नाइट पे बैठ के आप पासिंग मार्क्स हो सकता है ले आए, पॉसिबल मतलब वो 50-50% चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन श्योर शॉट गारंटी नहीं है आपको। ओके, सो अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो फुल रखिए, सो दैट आपको कभी भी ये ना डर रहे कि भाई मेरा 50-50% चांस है। ठीक है, अपनी तरफ से आप 100% देकर आओ। ऐसा ना हो कि भाई आप पढ़ नहीं पाए या आपने पढ़ा नहीं और आप फिर पेपर देने चले गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे ट्राई करके देखते हैं, एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कितना एक्सपीरियंस लेंगे? 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, कितने पेपर एक्सपीरियंस, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो। It is difficult not to see the removal of Union Minister Kiran Rijiju from the Law and Justice Ministry as a move by Prime Minister Narendra Modi to avoid any escalation in his regime's confrontation with the judiciary in the 1 year left in his current tenure। यानी कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जो पहले यूनियन मिनिस्टर थे फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस, जो जिनके पास पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री थी, उन किरण रिजिजू, उनको उस मिनिस्ट्री से हटा दी गया। और अब ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल नहीं है समझ पाना या देख पाना कि ये क्यों किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता है इस वक्त सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफ़ी चीज़ों के ऊपर कहासुनी चल रही है, राइट, खींचातानी चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये बात डिफ़िकल्ट नहीं है समझ पाना कि ये जो स्टेप लिया गया किरण रिजिजू को हटाने का, ये एक नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसलिए लिया गया ताकि वो कोई भी और कन्फ्रंटेशंस ना करें, उनको जुडिशरी के साथ में और 2-2 हाथ ना करना पड़े। क्योंकि अभी उनका इस टेन्योर का जो ये 5 years बचे हैं, इनका ये लास्ट ईयर बचा है। ठीक है, अगले साल इलेक्शंस होने हैं, तो अभी लास्ट में जाके उनके साथ में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते, कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। ठीक है, यानी कि जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, बट और कोई नया मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते कि हाँ जुडिशरी के साथ उलझ गए जाके। ठीक है, other considerations may have been at work in the shifting of Mr. Rijiju to the Ministry of Earth Sciences and the appointment of Arjun Ram Meghwal as Minister of State। बोल रहे हैं कि कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं, मसले हैं, पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए गए हैं किरण रिजिजू को ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस देने के लिए। और अब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री किसके पास दे दी गई है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज इन लॉ मिनिस्ट्री। यानी कि अब इनके पास एक पदभार है लॉ मिनिस्ट्री का। बट the marked decline in Mr. Rijiju's frequent fulminations against Supreme Court collegium do indicate a desire to tone down his penchant for confrontations। लेकिन बोल रहे हैं कि अब ये जो चेंज किया गया है ना, मिस्टर किरण रिजिजू को यहाँ से हटा के वहाँ किया गया। अब क्या था कि किरण रिजिजू जो है बार बार उनके साथ में उलझ रहे थे। ठीक है, फल्मिनेशन मतलब होता है कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखा रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के अगेंस्ट। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कोलेजियम के थ्रू होती हैं। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट्स का कुछ डिफरेंट तरीका है। तो किरण रिजिजू इस तरीके को गलत बोल रहे थे, बार बार वो बोल रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग और हमें बहुत जल्द ज़रूरत है नए तरीके लेकर आने की, हमें जल्द ज़रूरत है। और उनने ये तक सजेस्ट किया था कि एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए जिसमें मतलब जजेस के साथ में एक कोई मिनिस्टर भी होने चाहिए, मतलब सरकार के भी नुमाइंदे होने चाहिए जो कि इस बात को देखें कि क्या नए तरीके निकाल सकते हैं या जांच पड़ताल की जाए इनके ऊपर। ठीक है,
तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को कर रहे थे। तो अब ये जो स्टेप है ये एक तरीके से उनकी जो ये बार बार की एक व्यवहार बन गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके उलझ जाओ, सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके उलझ जाओ, उसको टोन डाउन करना, यानी कि उसको कम करने का भी एक तरीका था। ठीक है, यानी कि वो बार बार ना उलझें सुप्रीम कोर्ट के साथ में, इतनी हायर जुडिशियल अथॉरिटी के साथ में ना उलझें, तो उसको रोकने के लिए भी उनको उस मंत्रालय से ही हटा दिया। अब वो दूसरे मंत्रालय में बिजी रहेंगे तो उनके पास इस मंत्रालय में ज़्यादा बोलने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए टाइम नहीं होगा, राइट। While there is inaction or delay on the part of the government on some recommendations, quite a few appointments, including in Supreme Court, have been made since February, indicating a thaw in the frosty relations between the executive and the judiciary. बोल रहे हैं कि हालांकि बहुत ज़्यादा डिले या बहुत ज़्यादा इनएक्शन हुआ कई चीज़ों के ऊपर, जैसे सरकार के पास कुछ रिकमेंडेशंस थी कि आप इस पोस्ट के लिए इस व्यक्ति को बिठा दो, इस पोस्ट के लिए इस व्यक्ति, रिकमेंडेशंस आती हैं ना, तो उनके पास रिकमेंड, और उनने अभी तक उन फैसलों के ऊपर मतलब उन बिंदुओं के ऊपर काम नहीं किया था, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लिया, मतलब इनएक्शन था। क्वाइट अ फ्यू अपॉइंटमेंट्स, लेकिन फिर भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए, इंक्लूडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट्स हुए। कब से? फरवरी से लेकर अब तक हुए हैं, इंडिकेटिंग, और जो कि क्लियरली इशारा करते हैं कि जो इन दोनों के बीच में जो रिश्ते ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे ना, जो बिल्कुल फ्रोजन रिलेशनशिप्स चल रहे थे अभी तक सरकार और जुडिशरी के बीच में, उसमें थोड़ी सी नमी आई है, मतलब वो थोड़ा पिघलना शुरू हुए हैं रिश्ते अभी। ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो अभी तक रुके हुए थे वो होने स्टार्ट हो गए। Apart from his vocal criticism of the collegium system of appointments, which may others indeed see as flawed and need of reform, बोल रहे हैं कि उनने बहुत ज़्यादा जोर शोर से इस चीज़ का तो क्रिटिसाइज किया ही कि कोलेजियम सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट्स करने का, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स जो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती हैं वो गलत है, इस चीज़ का तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया ही। और लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है, इसको बहुत सारे और भी लोग हैं जो गलत मानते हैं और इसमें रिफॉर्म्स चाहते हैं। लेकिन अभी होता है ना कि देखो, मैं भी चाहती हूँ कि सपोज करो मेरे विलेज एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं भी चाहती हूँ वो रिजॉल्व हो, और 10 लोग चाहते रिजॉल्व हो, लेकिन अगर मैं रोज़ जाके वहाँ पे धरना देने बैठ जाऊँगी या रोज़ जाके उनको खरी खोटी सुनाऊंगी, बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे, बाकी लोग प्यार से जाके बात कर आ रहे हैं और मैं जाके चिल्लम चिल्ली कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरा एक इल इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा उनके ऊपर, राइट। तो मिस्टर रिजिजू हैड टेंडेड टू वॉइस अनयूजुअली ट्रेंचेंट ओपिनियंस, not befitting one holding on a portfolio that involves dealing with members of superior judiciary। बोल रहे हैं कि मिस्टर रिजिजू ने हमेशा क्या किया, तो बोल रहे हैं कि मिस्टर रिजिजू हैं वो बार बार क्या कर रहे थे, वो मतलब बार बार ये चीज़ कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंजेंट ओपिनियंस, बहुत ही ज़्यादा हार्श नेगेटिव ओपिनियंस अपने बारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में या कोलेजियम सिस्टम के बारे में बोल रहे थे, जो कि एक इतने उच्च पद अधिकारी को जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर जुडिशरी से डील करते हैं उनको नहीं बोलने चाहिए। जो कि हम देखते भी हैं आजकल कि हमारे राज्यसभा लोकसभा के जो भी मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कुछ ऐसी शब्दावली यूज़ कर जाते हैं जो कि एक उस पद के अधिकारी को नहीं करनी चाहिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई व्यक्ति मजाक उड़ाता है या फिर कोई उनके बारे में गलत बात बोलता है, वो भी एक पार्लियामेंट का स्टैंडिंग मिनिस्टर, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है दुनिया भर की नज़रों में, राइट। हम केवल अपने देश में उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया में कर रहे हैं। हमें एटलीस्ट उनके पद का, उनकी गरिमा का मान रखना चाहिए। ओके, ही वंस एक्यूज्ड a few retired judges of being an anti-India gang, और इन्होंने एक बारी पहले क्या किया था, कुछ रिटायर्ड जजेस को एंटी इंडिया, देशद्रोही गैंग भी बोल दिया था, who were trying to make the judiciary play the role of an opposition party, जो कि उनके अनुसार, रिजिजू के अनुसार, जुडिशरी को ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करने के लिए कह रहे थे। On another instance, he voiced concern over the collegium making public some intelligence inputs on the basis of which candidates recommended for appointment were deemed unsuitable by the government।
बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे इंस्टेंस की बात उन्होंने कही जब उन्होंने कहा था, किरण रिजिजू ने बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखा था, वॉइस्ड कंसर्न, यानी कि बहुत स्ट्रांगली इस बात के ऊपर चिंता जाहिर कराई थी कि कॉलेजियम सिस्टम ने कई सारे इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस इनपुट जो हैं वो पब्लिक कर दिए, जिसके बेसिस पे जो कैंडिडेट्स रेकमेंड किए गए थे अपॉइंटमेंट के लिए वो फिर अनस्यूटेबल हो गए गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनस्यूटेबल घोषित किया गया। ठीक है। In choosing Mr. Meghwal, who represents the reserved constituency of Bikaner in Rajasthan, अब मेघवाल जी को चुनना, मिस्टर मेघवाल को चुनना क्यों ज़रूरी था, क्यों उनको चुना गया, उसके बारे में अब बात करें। पहले तो ये बता दिया कि किरण रिजिजू को क्यों हटाया गया, सारे फैक्टर्स बता दिए। अब मेघवाल को ही क्यों चुना गया, ठीक है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हु रिप्रेजेंट्स द रिजर्व्ड, ये जो है ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बीकानेर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहाँ से मिनिस्टर हैं ये राजस्थान में। मिस्टर मोदी may have also been looking for a suitable opportunity to accommodate a minister from Rajasthan in a portfolio with a higher profile। बोल रहे हैं कि मोदी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे होंगे कि हम राजस्थान के किसी मिनिस्टर को उच्च पद पर बैठाएं, अच्छे प्रोफाइल पर बैठाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, राइट, और वहाँ पे जीतना वो चाहेंगे। ठीक है, द राजस्थान असेंबली इलेक्शंस आर ड्यू। ठीक है, ये वही बात होगी कि इलेक्शंस होने हैं अराउंड द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक। मिस्टर मेघवाल हैज बिगन हिज स्टिंट with an observation that there is no confrontation with the judiciary and that his priority would be to ensure speedy justice for all। और वहीं पे मिस्टर मेघवाल ने जो अपने शुरुआत करी है वो इस बात से करी है कि जुडिशरी के साथ में कोई भी मनमुटाव नहीं है और उनका पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो इस बात पे होगा कि कोई भी कोर्ट केस है, कोई भी जस्टिस वाली कोई चीज़ है जिस पे जस्टिस होना है, सर्व किया जाना है, उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। ठीक है, उनका पूरा का पूरा जोर उनके अनुसार इस बात पर है। तो अब ऑब्वियसली एक बंदा जो बोल रहा है, एक कोई व्यक्ति है जो आपके साथ में बहस किए जा रहा है कि नहीं, आप सपोज करो आप किसी ऑफिस के मैनेजर हैं, अब आपने कोई काम अपने टीममेट्स को असाइन करा, आपका एक टीममेट है वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ज़्यादा है, फलाना है फलाना है फलाना है। ठीक है, आपके साथ उलझे जा रहा है और वहीं आपकी टीम का भी कोई व्यक्ति नहीं है बट एक न्यू एम्प्लॉय है जिसको अपने पूरा काम सिखाना है, बट वो एंथुजियास्टिक है, वो कह रहा है कि उलझने की कोई बात ही नहीं है, आप सिखाओ, हम सीखेंगे। तो आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे लेना, जिसको आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे के काम सिखाना पड़े उसको, या जो आपके साथ बहस कर रहा है उसको? ऑब्वियसली आप अपने माइंड को थोड़ा शांत रख के किसी को सिखाने में ज़्यादा जोर दे देंगे, ठीक है, एफर्ट्स लगा देंगे बजाय किससे बहस करने में, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे बताई गई है कि मेघवाल जो हैं उनने शुरुआत ही किस बात से करी कि जुडिशरी के साथ कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर बहस की जाए। सीधी सी बात है कि उनका पूरा का पूरा ध्यान होएगा कि जल्द से जल्द निपटारा हो, ठीक है, स्पीडी जस्टिस हो। One issue that requires resolution is the finalization of a fresh memorandum of procedure for judicial appointments। यानी कि एक फ्रेश मेमोरेंडम बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो एक इशू है वो, ठीक है, किस बात के लिए कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर किस तरीके का होना चाहिए, उसके ऊपर एक नया रेजोल्यूशन, नया मेमोरेंडम बनाना है, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, Mr. Rijiju had said earlier this year that the government had emphasized to the Supreme Court the need of finalizing the procedure soon। कि मिस्टर रिजिजू ने इस साल की शुरुआत में ये चीज़ कही थी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये जोर देकर कहा है, एम्फसाइज किया है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोसीजर को जल्द से जल्द फाइनलाइज करने की। ठीक है, he had also mooted The idea of a search cum evaluation committee। उन्होंने एक और चीज़ रेज करी डिस्कशन के लिए, एक और मुद्दा ले आए कि हमें एक सर्च कम एवेल्युएशन कमेटी बनानी चाहिए विथ अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन इट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि उन्होंने कहा था कि एक हमें जांच कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सरकार के सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बाकी अधिकारी तो होंगे ही होंगे, एक सरकार का नुमाइंदा भी होना चाहिए। ठीक है, और ये वही बात बता रहे हैं कि सर्च कम एवेल्युएशन कमेटी की उनने बात कही थी जिसमें कि उनने कहा कि विद अ गवर्नमेंट
रिप्रेजेंटेटिव, उसमें एक सरकार का नुमाइंदा भी होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस, जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकें, ठीक है। It is expected that the government will continue to accord great importance to these two issues. अब ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो सरकार है वो इन दोनों मसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाली है, ठीक है। क्यों देने वाली है? क्योंकि दोनों ही मुद्दे जो हैं बहुत ज़्यादा खास हैं, तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट अभी और जोर देने वाली है, ठीक है। While pursuing such initiatives, the government should avoid giving the impression that it wants to gain absolute control over the appointment of judges. बोल रहे हैं कि इस तरीके के मसलों को हैंडल करते टाइम, इस तरीके की सिचुएशंस को डील करते टाइम सरकार को ये चीज़ ज़रूर अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि वो लोगों के मन में ये छाप ना छोड़ दें कि जो सरकार है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर टोटल अपना कंट्रोल लेना चाहती है, यानी कि वो अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करना चाहती है। ये चीज़ उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है तो। चलिए, आई होप आपको सारा का सारा पैसेज समझ में आ गया होगा। वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। शीतल मैम ने बहुत अच्छे से एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद करके आपको बताया है। सो अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में डिफ़िकल्टी होती है समझने में, तो आप वहाँ पे मैम का ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, ओके। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Why was यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू रिमूव्ड फ्रॉम द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री? क्यों हटाया गया था उनको? सबसे पहला जो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें ये था कि भाई उनको इसलिए हटाया गया था क्योंकि अब लास्ट ईयर है और प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर का, और इस टाइम पे वो कोई भी नया मसला सुप्रीम कोर्ट के साथ में खड़ा नहीं करना चाहते, कोई भी और डिसएग्रीमेंट नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट के साथ में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि कई और रीजंस भी बताया उसमें, जैसे किरण रिजिजू ने कई बारी जुडिशरी के साथ में पंगा लिया था और कब कब लिया था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो बेसिक ओवरऑल यही रहा कि वो चाहते थे कि किरण रिजिजू जो हैं अब वो जुडिशरी के साथ में कोई भी और डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। फर्स्ट, किरण रिजिजू वॉज मूव्ड ड्यू टू हिज एस्केलेटिंग कन्फ्रंटेशंस विद द जुडिशरी विच द प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू अवॉइड। सही है ये कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके जो जुडिशरी के साथ में कन्फ्रंटेशंस हैं, मसले हैं, वो बढ़ते जा रहे थे और प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, करेक्ट। किरण रिजिजू voluntarily decided to step down due to his disagreements with the prime minister. उन्होंने बोला कि किरण रिजिजू ने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया क्योंकि उनका कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो कि गलत है। किरण रिजिजू वॉज मूव्ड बिकॉज ऑफ हिज फर्वेंट सपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किरण रिजिजू इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वो बहुत ही कट्टर तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का सपोर्ट कर रहे थे, जबकि हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा इसके विपरीत थे, मतलब इसके अगेंस्ट में थे। किरण रिजिजूज रिमूवल वॉज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू हिज डीलिंग्स विद जुडिशरी, कि उनको जो हटाया गया है वो जुडिशरी से उनका जो भी मतभेद है उससे बिल्कुल अलग है, जबकि ये सही नहीं है, उसका भी कुछ रोल है। हालांकि एक दूसरा फैक्टर भी है कि राजस्थान में इलेक्शन है और वो वहाँ के किसी मिनिस्टर को स्टैंडिंग को बनाना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट देना चाहते हैं, बट मुख्य कारण ये भी है कि किरण रिजिजू के डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What was one of the main issues Kiran Rijiju had with the Collegium system of appointments? Collegium system of appointments के साथ में उनको क्या दिक्कत है, ठीक है, उनमें से एक कोई इशू यहाँ पे मेंशन किया गया है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। He was supportive of the Collegium's decision to make some intelligence input public. बोल रहे हैं कि कोलेजियम ने जो कुछ इंटेलिजेंस इनपुट पब्लिक करे वो उसके पक्ष में थे, जबकि हमने देखा कि उनने इसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी कि ये गलत हुआ, जिसकी वजह से जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे हमें वो डिस्क्वालीफाई करने पड़े, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। He accused the Collegium of being an anti-India gang. उनने कोलेजियम को एंटी इंडिया गैंग बताया, जबकि उनने कोलेजियम को नहीं, कुछ रिटायर्ड जजेस को उनने एंटी इंडिया गैंग बताया, तो ये भी गलत है।
ही एडवोकेटेड फॉर द कोलैजियम सिस्टम टू बी अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया, इस बात का प्रचार करा कि कोलैजियम सिस्टम को हमें रद्द कर देना चाहिए था तुरंत प्रभाव से, जो कि गलत है। उन्होंने ज़रूर बोला कि हमें बहुत जल्द इसके ऊपर रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए, बट तुरंत प्रभाव से इसको अबॉलिश करना चाहिए ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, अब देखो एक ही बच रहा है। He disagreed with the fact that Collegium made some intelligence inputs public। ये बात सही है कि उनने इस बात का विरोध किया कि कोलैजियम ने कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं वो पब्लिक कर दिए। ठीक है, इस बात का विरोध किया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the likely reason for choosing Mr. Meghwal to represent the reserved constituency of बीकानेर? बीकानेर की रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी मेघवाल द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए क्या एक रीज़न है कि उनको क्यों चुना गया? तो हमने पता लगाया था कि हमने पढ़ा था कि उनको इसलिए चुना गया क्योंकि अब यहाँ पे बाय एंड ऑफ ईयर इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, और इलेक्शंस के पहले वो चाहते हैं कि किसी राजस्थान के स्टैंडिंग मिनिस्टर को अच्छी ऊंचे लेवल की पोस्ट दी जाए। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होगा? राजस्थान के लोगों में होगा कि भाई ये जो सेंटर में हमारे ये जो नेता हैं ये सेंटर में हमारे अप्रोच रख सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें इनको ही आगे जिताना चाहिए, ताकि सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी होगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, ये होता है ना माइंडसेट लोगों का। ओके, तो चलिए देखते हैं। बिकॉज मिस्टर मेघवाल इज एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, कि उनके पास किरण रिजिजू से ज़्यादा एक्सपीरियंस है या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं वो। तो किरण रिजिजू के पास में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो कोई नए नहीं है इस गेम में, पॉलिटिक्स में। सो ये कोई रीज़न नहीं है। टू अकोमोडेट अ मिनिस्टर फ्रॉम राजस्थान इन अ पोर्टफोलियो विद हायर प्रोफाइल, ये एक रीज़न है। उनने मेंशन किया कि वो वहाँ के किसी मिनिस्टर को अच्छी पोस्ट पर लेकर आना चाहते हैं, उच्च पद पर लेकर आना चाहते हैं, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू रिजॉल्व द कन्फ्रंटेशन विद द जुडिशरी, कि वो जुडिशरी के साथ में कोई भी जो उनका मतभेद है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो अभी रिजॉल्व करने की बात नहीं करी, बट वो कुछ और नया मतभेद नहीं खड़ा करना चाहते। ठीक है। टू फाइनलाइज अ फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए वो एकदम फ्रेश मेमोरेंडम लेकर आना चाहते हैं, उसको फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो ये तो गलत है। हालांकि ये रिजिजू ने बोला था कि हाँ हमें लेकर आना चाहिए, जल्द से जल्द फाइनलाइज करना चाहिए, बट मेघवाल को लेकर आने का मकसद ये नहीं है कि ये जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि रिजिजू भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What could be the possible priority of Mr. Meghwal in his new role as per the given passage? अब हमने पढ़ा पैसेज में, उनने मेघवाल जी ने कहा है कि उनका पूरा का पूरा जोर किस बात पे होगा? उनका पूरा का पूरा जोर इस बात पे होगा कि स्पीडी जस्टिस हो। ठीक है, उनने आते ही ये बात बोली कि कन्फ्रंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जुडिशरी के साथ में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है हमारी तरफ से, बट मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस बात का होगा कि कोई भी जस्टिस है वो जल्द से जल्द सर्व किया जाए। ठीक है, टू इंश्योर देयर इज कन्फ्रंटेशन विद द जुडिशरी, कि उनका मकसद ये है कि वो मेक श्योर करें कि जुडिशरी के साथ में उनके मतभेद रहे ही रहे, जो कि गलत है। अगर मतभेद रहने ही देने चाहिए थे तो रिजिजू को नहीं हटाते। ठीक है, इनको लेकर आने का मकसद यही है कि कोई और मतभेद ना हो। टू इंश्योर स्पीडी जस्टिस फॉर ऑल, ये सही है कि वो चाहते हैं कि स्पीडी जस्टिस हो। टू परस्यू द आइडिया ऑफ अ सर्च कम एवेल्युएशन कमिटी, कि जो सर्च कम एवेल्युएशन कमिटी है वो जल्द से जल्द बनाई जाए। तो ये भी मेघवाल जी का आइडिया नहीं था, ये आइडिया ही रिजिजू का था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। टू गेन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये तो हो सकता है अंदर से सरकार चाहती हो। ठीक है, बट पैसेज में ऐसा नहीं कहा गया। पैसेज में यही कहा गया कि सरकार अगर ऐसा कोई केस हैंडल कर रही है, ऐसे मसलों से डील कर रही है, तो लोगों के मन में ये धारणा ना बनने देनी चाहिए सरकार को कि वो लोग पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट में। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, यानी कि ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज? अब देखो, आर्ग्यूमेंटेटिव, क्या वो बहसबाजी कर रहे हैं किसी से कि नहीं आपने गलत किया, आगे से बंदा बोल रहा है कि नहीं मैंने सही किया, मेरे पास ये तर्क हैं, फिर आगे से आप तर्क दे रहे हैं कि नहीं मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो क्या वो आर्ग्यूमेंटेटिव है? नहीं।
एक्सपोजिटरी का मतलब होता है कि आपको पूरी की पूरी प्रेजेंट जो भी सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ बता देना, सिक्के के दोनों पहलू बता देना, ठीक है, बिना कोई सरकाज़म किए, बिना कोई पेसिमिस्टिक हुए, मतलब अपने सोच थोड़ी पेसिमिस्टिक रखे, या बिना कोई बहसबाजी किए हुए, ठीक है। सरकास्टिक मतलब मजाकिया तौर पे कुछ बोलना, ठीक है, सरकास्टिक। पेसिमिस्टिक यानी कि बड़ा ही निराशाजनक उनका कोई रवैया। सो यहाँ पे जो टोन है वो टोटल एक्सपोजिटरी है, वो पूरी की पूरी नॉलेज दे रहे हैं घटनाक्रम की, कि क्या घटना हुई है, क्यों हुई है, और जो नए व्यक्ति आए हैं वो क्यों आए हैं, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा ये जो पैसेज है ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजिटरी है। Making the final paper was really difficult task, but by the end of the week I was able to dash. अब देखो, आप पहले बता रहे हो कि ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, लेकिन अंत आते आते मैं ये ऑब्वियसली कर पाया, ठीक है, पॉजिटिव आ गए। पहले आपने नेगेटिव से शुरुआत करी कि मेरे लिए ये चीज़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैंने इसका मीनिंग समझा, कंसेप्ट समझा, तो मेरे लिए वो करना उतना ही ईजी हो गया, ठीक है। यानी कि आप नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉज एबल टू डू इट, टू परफॉर्म इट, ठीक है, ये चीज़ होगी, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ये हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कोई ऐसा मिसगाइडेड सा या फॉल्स अजम्पशन जो है उसको परस्यू करना, ठीक है। मतलब आपने कुछ गलत चीज़ बोली है, गलत आपके दिमाग में कोई धारणा बनी हुई और आप उसी को सही मानते चल रहे हैं, ठीक है। टू मेक अ फॉल्स अजम्पशन और एक्विजिशन, ठीक है, किसी के बारे में कुछ गलत बात सोचना, समझना और उसको यकीन करना, ओके। रैप माई हेड अराउंड इट, रैप माई हेड अराउंड इट मतलब कि बात फाइनली किसी चीज़ को समझ पाना, कॉम्प्रीहेंड कर पाना, कोई डिफिकल्ट या मुश्किल कंसेप्ट है उसको फाइनली समझ पाना। जैसे कि लाप्लास थ्योरम है, कई लोगों को स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट अगर आपको उसके फॉर्मूलेज याद हो गए और पैटर्न समझ में आ गया किस तरीके से करना है तो बहुत इजी है। वही सेम चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, कई तो इतना डरते हैं कि नहीं उसको छोड़ देंगे बाकी सब कर लेंगे, बट अगर उसके कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री में फिर फुल नंबर आ सकते हैं कि मतलब कोई मार्क्स कटेगा ही नहीं, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो वही चीज़ है कि आप पहले उससे डरे थे बट बाद में यू रैप्ड योर हेड अराउंड इट, यानी कि अब आपको दिमाग के अंदर घुस चुकी है वो चीज़। क्राई माई आईज आउट, इसका मतलब है कि रो कर ना बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दुख महसूस करना, यानी कि बोलते ना रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे रो कर। तो वो क्या हुआ कि उसने इतना ज़्यादा दुख मनाया, इतना ज़्यादा अफसोस किया, राइट। दैट मीन्स क्राई माई आईज आउट। रन आउट ऑफ स्टीम, इसका मतलब है कि अब स्टीम बताओ, स्टीम इंजन जो है वो स्टीम से चलता है, अगर उसमें स्टीम नहीं होगी तो क्या इंजन चल पाएगा। तो रन आउट ऑफ स्टीम मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, आपके बीच में आप में कोई भी एंथुजियाज्म नहीं रह गया, कोई एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की, मतलब आपका उत्साह बिल्कुल जीरो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप खुद समझो कि क्या आपने कोई गलत धारणा बनाई होगी पेपर के बारे में। आई वॉज एबल टू मेक अ रॉन्ग मिसकंसेप्शन अबाउट द पेपर, नहीं। आई वॉज एबल टू क्राई माई आईज आउट, कि आपने बाद में उसको, पहले आपको डिफिकल्ट लग रहा था, बाद में आपने उसको रो कर ठीक कर लिया। तो रो कर तो नहीं किया ना। रन आउट ऑफ स्टीम के बाद में आपकी एनर्जी खत्म हो गई, नहीं। यू रैप्ड योर हेड अराउंड, यानी कि बाद में वो आपके दिमाग में एकदम घुस गया, छप गया, आपको बहुत आसान लगने लग गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the option that expresses the given sentence in active passive voice, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। Do not take the coastal road during monsoons, ठीक है, यानी कि do not take the coastal road during the monsoons। तो the coastal roads should not be taken during the monsoons, ठीक है। सो देखो, you are not taking the coastal roads, ये तो गलत है, coastal road से स्टार्ट होना चाहिए। You will not take the coastal road during the monsoon, ये भी गलत है। Coastal road is not to be taken during monsoons। यहाँ पे is not की जगह should not आना चाहिए था। should not be being taken, being मतलब continuation में नहीं है, not being taken, not be taken, ठीक है। So coastal roads
should not be taken during the monsoon. Option D is correct. द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट. ओवरकास्ट मतलब होता है बादलों से घिरा हुआ, ठीक है, बादल छाए हुए हैं, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं. वी आर डैश टू हैव रेन टुडे. अब बताओ कि हम बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा. ऑप्शंस देखो, लाइकली. लाइकली मतलब उम्मीद है बारिश होने की, बट वी आर नॉट श्योर. ऐसे लग रहा है बादलों को देख के कि बारिश हो सकती है, बट 100% बारिश होएगी वो पता नहीं. मोस्टली हम बात करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें ज़्यादातर या आम तौर पे होती हो या ज़्यादातर होती हो. बट क्या अगर आसमान में बारिश है तो क्या ज़्यादातर बारिश ही होती, आसमान में बादल हैं तो क्या ज़्यादातर बारिश ही होती है? नहीं ना, कई बार हवा उड़ा के ले जाती है. तो यहाँ पे मोस्टली नहीं आएगा. वी आर मोस्टली टू हैव रेन. मोस्टली टू हैव रेन नहीं होता. आगे देखो प्रीपोजिशन लगा है तो मोस्टली के साथ में टू नहीं आएगा, ठीक है. श्योरली. श्योरली यानी कि एकदम कन्फर्मली. वी आर श्योरली टू हैव रेनफॉल. एकदम श्योर है कि आज बारिश होगी. लेकिन बादलों को देख के आप नहीं बोल सकते. इनफैक्ट मौसम विभाग भी जब जानकारी देता है तो बोलते हैं आशंका है या आसार है, ठीक है. वो भी ये नहीं बोलते कि आज यहाँ पे बारिश होएगी, नहीं बोलते ना. सो वैसे ही बादलों को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सच में बारिश होएगी 100% गारंटी. श्योरली तो अब तब बोलते हैं जब आपको बिल्कुल श्योर हो, 100 के 200% श्योर हो, ठीक है. सो सी भी नहीं होगा. प्रोबेबली और लाइकली दोनों का मतलब यही होता है कि 50-50 चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. बट यहाँ पे यूज होगा लाइकली, बिकॉज जब हम रेन की बात करते तो वी आर प्रोबेबली टू हैव रेन नहीं होता, वी आर लाइकली टू हैव रेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट टुडे adults as well as growing number of young parents are cutting down on intake of sugar. अब देखो ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है बट से. हमें पता है हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कभी भी बट से, ईदर से, और से, नाइदर, नॉर, इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है. हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट डज से, दिस से, इट से, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट नहीं होगा या फिर प्रोनाउन से भी स्टार्ट नहीं होगा. हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो या तो नाउन से स्टार्ट होगा या फिर वो इस तरीके का स्टेटमेंट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी जो भी आगे घटनाक्रम होने वाला है उसके बारे में, ठीक है. तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है. Until about 2 decades ago, becoming careful about sugar was only for diabetics. बोल रहे हैं कि अभी ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-20 साल पहले चीनी वगैरह जो लोग कम खाते कि ओहो मैं ज़्यादा चीनी नहीं खाता, ओ माय गॉड मैं तो 1 चम्मच भी चीनी नहीं खा सकते, वो बेसिकली जो लोग डायबिटिक्स थे उनके लिए था. मतलब पहले ज़्यादातर जो डायबिटिक लोग थे केवल वही चीनी का परहेज करते होते थे, बाकी लोग दबा के चीनी खाते होते थे. दस गोइंग ज़ीरो ऑन शुगर इज़ फास्ट बिकमिंग अ पॉपुलर ट्रेंड फॉर ऑल. बोले इसीलिए अब बिल्कुल ज़ीरो इनटेक करना शुगर का बहुत ज़्यादा फास्ट एक ट्रेंड बन रहा है दुनिया भर में. अब आपको पता है कोई भी चीज़ टिकटॉक वगैरह पर डाल दो वो एकदम ट्रेंड बन जाती है. तो अब आप देखोगे कि अगर आप कोई डाइट प्लान एक बारी जीमेल गूगल पे सर्च करोगे ना, फिर आपको यूट्यूब पे भी वैसे ही डाइट रेसिपीज, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, इन सब के चैनल्स के रिकमेंडेशंस आने लगेंगे, उनके चैनल्स के व्यूज़ आने लगेंगे, ठीक है. तो वही वो क्या है, वो ट्रेंड बन गया आपके लिए कि भाई आपने ये चीज़ सर्च करी थी तो आपके लिए अब ट्रेंड क्या है ये. वैसे बोल रहे हैं कि शुगर के लिए, शुगर कट करना ये आजकल ट्रेंड बन गया है लोगों के लिए. जो भी जैसे सपोज करोगे कोई डाइट के लिए देख रहा है, कोई एक्सरसाइज के लिए देख रहा है, कोई फिट होने के लिए देख रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो बताई जाती है वो ये बताती है कि शुगर इनटेक अपना कम कर दो या कट कर दो 0 पर, जो कि गलत है. इससे शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है, ठीक है. बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, डॉक्टर्स एडवाइज दैट वी ऑल नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल शुगर्स आर हार्मफुल. बोल रहे अगर इस ट्रेंड को फॉलो करने से पहले डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि आप पहले ये तो जान लो कि क्या सारी चीनी खराब होती है. ज़रूरी थोड़ी कि सारी चीनी खराब हो. सुक्रोस होता है, फ्रक्टोस होता है, ग्लूकोस होता है. ग्लूकोस तो हमें चाहिए अपने शरीर में. हमारा अब गर्मियों के टाइम पे इतना स्वेट लॉस होता है तो कैसे रिकवर करेगी बॉडी वो जो बॉडी सॉल्ट्स और शुगर होता है उसको, ठीक है. तो इससे तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे. अब देखो ये until about 2 decades ago becoming careful about sugar was only for diabetics. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि शुगर के बारे में अगर चिंता कर रहा है कोई व्यक्ति तो 2 दशक पहले तो वो केवल डायबिटिक व्यक्ति ही शुगर के बारे में चिंता कर रहा होता. तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी.
इसके बाद में ये उस टाइम की बात करती, लेकिन आज की डेट में एडल्ट्स या फिर जो ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स हैं वो भी शुगर इनटेक कम कर रहे हैं। ये हो गया सेकंड। 10 तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब क्या ट्रेंड में है, गोइंग जीरो ऑन शुगर, यानी कि बिल्कुल जीरो शुगर लेना अब ट्रेंड में चला हुआ है आजकल। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि आप पहले ये जानो कि क्या सारी शुगर्स हार्मफुल हैं। ठीक है, आपको बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, आपके शरीर को एनर्जी के लिए भी कुछ शुगर चाहिए होगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा। यानी कि पहले अपने आप को एनालाइज करो, रिसर्च करो कि आप कितना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, एक्सरसाइज में कितना टाइम आप शुगर के बिना रह सकते हैं। ओके, सो ये हो गया 4। सो यहाँ पे देखो बी के बाद ए बन रहा है। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका एक भी चीज का लिंक बन गया ना तो आप ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बी के बाद ए बन रहा है, क्या किसी और में ओपनिंग स्टेटमेंट बी है? नहीं है। फिर बी के बाद ए इसमें बन रहा है ऑब्वियसली, बट बी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे डी ओपनिंग स्टेटमेंट है। और देखो डी को देखो बिफोर ज्वाइनिंग, यानी कि इसको ज्वाइन करने से दिस ट्रेंड, अब दिस बोला मतलब कोई चीज का जिक्र पहले हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, राइट। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये और ये तो खत्म ही हो चुके हैं। तो अब एक ही बचता है बी ए सी डी। ठीक है, और देखो बी ए सी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Okay, passive voice में change करना है। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. ठीक है, active से passive में change करना है। The team manager is examining the documents of all the papers. ठीक है, यानी कि सभी papers के documents को examine कर रहा है कौन? Team management। तो अभी देखो यहाँ पे the documents, इनको एग्जामिन किया जा रहा है ना, यानी कि एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है? द डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, राइट। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा स्टार्टिंग में, द डॉक्यूमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स या द डॉक्यूमेंट्स या द डॉक्यूमेंट्स। अब ये नहीं, दो स्टेटमेंट्स में से बी और सी में से ही कोई एक होने वाला है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स, यानी कि सभी प्लेयर्स के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द टीम मैनेजर। द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग, यानी कि सभी प्लेयर के डॉक्यूमेंट टीम मैनेजर एग्जामिन कर रहा है, या सभी प्लेयर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टीम मैनेजर द्वारा एग्जामिन किए जा रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्ल्ड्स lived experience with pandemics has conferred it with the dash that epidemics wane to die or transform into seasonal outbreaks। बोल रहे हैं वेन टू डाई डाउन, बोल रहे हैं कि दुनिया ने जो अब तरोताज़ा एक एक्सपीरियंस झेला पेंडेमिक्स के साथ में, या दुनिया का जो भी अभी तक का जीवंत एक्सपीरियंस है पेंडेमिक के साथ में, उससे एक बात तो सुनिश्चित हो जाती है, वो ये दैट विद दी डैश। अब देखो द आ रहा है, द किसके साथ में आता है? नाउन के साथ में, है ना। नाउन इसलिए बताया जाता है कि हम द इसलिए बताया जाता है या तो फिर वो बड़ा यूनिक हो, द यूनाइटेड किंगडम किसी का नाम है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ में, या फिर कोई ऐसा नाउन है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, राइट। अब यहाँ पे आएगा, यानी कि मिसिंग क्या है? नाउन मिसिंग है। ओके, हमें पता चल गया क्या मिसिंग है। हमने ऑप्शन में क्या ढूंढना है? दैट एपिडेमिक्स वेन टू डाई, एपिडेमिक्स कभी मरते नहीं है, और ट्रांसफॉर्म वो क्या कर जाते हैं? वो सीजनल आउटब्रेक्स में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो साल दर साल होने वाले कि एक पर्टिकुलर मौसम में होएगा दोबारा से, वैसे बन जाते हैं। कोविड-19 इज नो एक्सेप्शन। तो कोविड-19 भी कोई एक्सेप्शन केस नहीं कि वो इन दोनों में से कोई एक ट्रैक नहीं फॉलो करेगा, उसने दोनों, वो मरा भी नहीं, खत्म भी नहीं हुआ, और अब वो क्या है, वो एक सीजनल आउटब्रेक की तरह बन गया। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल Tedros Adhanom Ghebreyesus last week declared on the basis of advice from the emergency committee। बोल रहे हैं कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, उन्होंने पिछले हफ्ते एक चीज़ डिक्लेयर करी, और ये डिक्लेरेशन किसके बेसिस पे था? ये बेसिस था जो इमरजेंसी कमेटी बनाई गई थी उसके एडवाइस पर, कंप्राइजिंग इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, उसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, ठीक है। दैट द कोविड-19 पेंडेमिक
was no longer a public health emergency of international concern. अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं बन के रह गया, क्योंकि जब इसको डिक्लेयर करा गया था ना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, उस टाइम पे लॉकडाउन जोरों शोरों पे था पूरी दुनिया भर में. हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, ना कोई ट्रीटमेंट था इसका. ठीक है, तो अब हर चीज़ मौजूद है, तो अब ये क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया. ठीक है, आफ्टर ओवर 3 years he was reading down an emergency that he first announced on January 30, 2020. बोल रहे हैं कि 3 साल के बाद वो उस इमरजेंसी को रीड डाउन कर रहे थे, यानी कि नीचे मतलब उस इमरजेंसी को हटा रहे थे. ठीक है, उस इमरजेंसी की घटना को, सिचुएशन को हटा रहे थे. कब? जब उनने पहली बार इसको अनाउंस किया था 30 जनवरी 2020 को, यानी कि पहली बारी इस घटना को इमरजेंसी भी इन्होंने ही अनाउंस किया था, और वो किया था 30 जनवरी 2020 को. फोर्स्ड बाय रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन दैट मूव फ्रॉम चाइना टू 20 अदर नेशंस डैश द वर्ल्ड. बोल रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक इन्फेक्शन फैल रहा था, जो कि चाइना से निकला और 20 और देशों तक पहुंच गया. कहाँ? द वर्ल्ड. तो नेशंस अब दुनिया भर के में होगा तो क्या होगा? अक्रॉस होगा, अराउंड होगा. ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड होगा. अब चल के ऑप्शंस देखेंगे तब पता चलेगा. डॉक्टर टेड्रोस notably invoked hope when he declared that COVID-19 was over as a global health emergency. बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत एक उम्मीद की किरण जगा दी जब उनने ये चीज़ की घोषणा करी कि कोविड-19 जो है वॉज ओवर, वो ख़त्म हो चुका है एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. मतलब वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, पर अब वो एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया. बट फॉलोड इट अप विद अ डैश. और लेकिन इसके बाद में उन्होंने कुछ और फॉलो किया, यानी कि बोला होगा कुछ और, है ना. इट डिड नॉट मीन कोविड-19 वॉज नो लॉन्गर अ ग्लोबल थ्रेट. उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोविड-19 जो है वो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट नहीं है, अब वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, बट उसका थ्रेट अभी भी बरकरार है. ठीक है, यानी कि उससे डरने की हमें अभी भी ज़रूरत है. द dash the months leading up to the announcement, various experts with WHO dash laying the ground urging that it was time to treat COVID-19 quite like seasonal influenza. The world's lived experience with the pandemic has conferred it with the, अब द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नाउन मिसिंग है. प्रॉक्सिमेट मतलब होता है हमारी विसिनिटी में, हमारे सराउंडिंग में. ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है तो ये तो नहीं आएगा. ठीक है, इसका मतलब है हमारे आसपास, हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में. प्रीडेट मतलब होता है कि जो पिछली डेट का हो, है ना, पहले हो चुका हो. अब ये क्या है? ये एक वर्ब है तो ये भी नहीं होगा. सर्टिट्यूड मतलब एक नाउन है और इसका मतलब होता है निश्चितता. इसका मतलब होता है सर्टेनली. वल्नरेबल मतलब कोई व्यक्ति जो रिस्क पर हो, जिसका कोई भी कवच वगैरह है वो हट चुका है, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. सर्टिट्यूड क्या है? ये एक नाउन है. अब देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आफ्टर ओवर 3 years he was reading down an emergency that he first announced on January 30, 2020, forced by a rapidly spreading infection that moved from China to 20 other nations dash the world. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो वायरस जो है वो चाइना से निकला और दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों में पहुँच गया. ठीक है, 20 देशों में पहुँच गया. तो जब हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं तो क्या टुवर्ड्स द वर्ल्ड आएगा? टुवर्ड्स तो नहीं आएगा, यानी कि दुनिया की तरफ नहीं, बिटवीन दी वर्ल्ड. कितने वर्ल्ड्स के बीच में हम बात करें? हमारा तो एक ही वर्ल्ड है ना, तो बिटवीन भी नहीं होगा. अबाउट मतलब किसी के बारे में. तो 20 अदर नेशंस अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट भी नहीं होगा. अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर के. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दुनिया भर के 20 देशों में ये वायरस चाइना से निकल के पहुंच चुका था. डॉक्टर टेड्रोस नोटेबली इन्वोक्ड होप when he declared that COVID-19 was over as a global health emergency, but followed it up with a dash. It did not mean COVID-19 was no longer a global threat.
देखो यहाँ पे उनने एक चीज बोली कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया, लेकिन उन्होंने दूसरी बात ये भी बोली कि ग्लोबल हेल्थ थ्रेट अभी भी है वो, ठीक है। तो हम इस चीज को नहीं कह रहे कि वो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट नहीं रह गया। तो एक के बाद एक उनने एक बात को कंटिन्यू करते हुए दूसरी बात बोली है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, और वैसे भी आ रहा है साथ में, तो के साथ में क्या आएगा, नाउन आएगा। राइडर, राइडर मतलब होता है शर्त, कंडीशन, या एक बात को पूरी करने के लिए जो दूसरी बात बोली जाती है वो, ठीक है। सोर, सोर मतलब होता है वर्ब, राइडर है नाउन। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एस्केलेट करना, तेजी से बढ़ना, ठीक है। क्लैमर, क्लैमर मतलब होता है कोलाहल, अप्रोर, प्रोटेस्ट, ठीक है। और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मतलब होता है कि डिसअप्रूव करना या अपना इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है ये चीज कह देना, ठीक है। मूवीज के आगे में डिस्क्लेमर दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो क्लैमर जो है ये भी नाउन है, डिस्क्लेमर जो है ये भी नाउन है, बट ये दोनों नाउन जो है क्लैमर और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर तो मतलब ये है कि अलग होना चाह रहा है, तो अब उन्होंने बोला कि फॉलोड इट अप, यानी कि उसको फॉलो किया है किसी चीज के साथ में, तो डेफिनेटली डिस्क्लेमर तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए राइडर इज करेक्ट। डैश द मंथ्स लीडिंग अप टू अनाउंसमेंट, अब मंथ्स की बात करी जा रही है तो क्या होगा, इन द मंथ्स, ओवर द मंथ्स, थ्रू द मंथ्स या ड्यूरिंग द मंथ्स। Obviously over the months leading up to the announcement, various experts with WHO dash laying the grounds urging, अब WHO के साथ में क्या, are laying the ground, अभी प्रेजेंट की घटना तो नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो word leading to ground, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो WHO के एक्सपर्ट्स एक व्यक्ति तो नहीं होगा, मल्टीपल व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आर या वर प्लूरल आएगा, और वर इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट की घटना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर ही इज वांटेड फॉर हिज रोल इन द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, बोल रहे हैं कि जहाँ पे उनकी डिमांड है वो वांटेड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका जो रोल है 2008 मुंबई टेरर अटैक्स में, उसकी वजह से। तो अब देखो ये जो स्टार्ट हो रही है, वेयर ही बोला गया है, दैट मीन्स कोई व्यक्ति जिसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, उसका नाम पता वगैरह पहले ही बता दिया है, तभी यहाँ पे इसका प्रोनाउन यूज हो रहा है ना, अदरवाइज नाउन यूज होता। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। A total of 1,166 people, including 6 Americans, had been killed in a dastardly strikes carried out by Lashkar-e-Taiba terrorists at Taj Hotel and other locations in India's financial capital. बोल रहे हैं 166 लोगों की जान गई थी, और जिसमें अमेरिकन्स भी शामिल थे, जिसने कि जो कि एक बड़ी ही कायर और बड़ी ही नीच हरकत थी लश्कर तैयबा के द्वारा, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, और जिन्होंने होटल ताज में और दूसरी जगहों पे हमले किए थे। दिस इज अ बिग बूस्ट टू न्यू दिल्लीज एफर्ट टू ब्रिंग द 26/11 परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक बूस्ट है, एक उछाल है, बहुत बड़े एक कामयाबी है नई दिल्ली यानी कि हमारी भारत सरकार के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, जिसमें कि वो चाह रहे हैं, बार बार एफर्ट्स लगा रहे हैं कि 26/11 के जो परपेट्रेटर यानी कि दुष्कर्मी हैं उनको जस्टिस में लेकर आया जाए, यानी कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो अब देखो ये स्टेटमेंट भी दिस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये भी जो है ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती, राइट। A district court in US has approved the extradition of Pakistani origin Canadian businessman तहावुर राना to India। बोल रहे हैं यूएस के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि पाकिस्तान ओरिजिन के कैनेडियन बिजनेसमैन तहावुर राना को इंडिया ले आया जा सके, और उनके ऊपर एक्सट्रेडिशन मतलब किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पे लेकर आना और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, ठीक है। तो ये एक्सट्रेडिशन जो है अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे होगी एक घटना की शुरुआत कि एक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पाकिस्तानी ओरिजिन के कैनेडियन बिजनेसमैन तहावुर राना को एक्स्ट्राडेट किया, यानी कि उनने उसको इंडिया भेज दिया।
राइट। सो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एस स्टेटमेंट, हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। इंडिया को सौंपा जाएगा जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा वांटेड है, ठीक है, वो किसी केस में वांटेड है फॉर हिज रोल इन, क्योंकि उनका 2008 के मुंबई टेरर अटैक में हाथ था, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। इसके बाद में हो गया ये तो हमने बता दिया कि घटना क्या हुई है, ठीक है। अभी फिर वो घटना जो हुई है, इसके बाद आएगा आर, दिस इज अ बिग बूस्ट टू न्यू दिल्लीज एफर्ट्स, ठीक है, ऑप्शन 3। और सबसे एंड में आएगा क्यू, ऑप्शन 4। तो जो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है वो बन रहा है एस पी आर क्यू, राइट। अब देखो एस से 2 बन रहे हैं, एस और ये, यानी कि बी और डी तो हट गया, एस पी क्यू आर क्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लान डेवलपमेंट it observed had taken a back seat and the claims of being a cyber city lay shattered। अब बोल रहे हैं कि जो प्लान डेवलपमेंट की बात थी वो इसने पाया, किसने पाया, किसी चीज़ की चर्चा पहले हो रखी होगी, इट ऑब्जर्व्ड कहा है ना, तो यानी कि किसी की पहले चर्चा होगी, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट। हैड टेकन बैक सीट एंड द क्लेम्स ऑफ बीइंग अ साइबर सिटी ले शैटर्ड, यानी कि जो हम बात करते हैं प्लान डेवलपमेंट की, अब वो क्या है, वो बैक सीट पे चली गई, यानी कि ठंडे बस्ते में चली गई है, ठीक है। और जो क्लेम्स थे इसको साइबर सिटी कहने के, वो भी अब नष्ट होते दिख रहे हैं, ठीक है। हाईली क्रिटिकल of encroachments and unlawful construction taking place right under the nose of administration in Gurugram, the Punjab and Haryana High Court recently asked for urgent remedial measures। बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण और अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे। तो इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अर्जेंट रेमेडियल मेजर्स की, ठीक है, उपचार की, इसके जो भी ये समस्या है इसके उपचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। Gurugram tops the list of 22 Haryana district and it is followed by फरीदाबाद। गुरुग्राम जो है हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे टॉप पर चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन है, फरीदाबाद। अब किस चीज़ की लिस्ट है, किसी घटना की कोई लिस्ट है ना, कि हाँ इस बेसिस पे हम नंबर 1 चल रहे हैं, इस रैंकिंग में हम नंबर 2 चल रहे हैं, ओके। अ सर्वे has revealed that around 2,000 acres of land in the district valued at rupees 4,500 crore have been encroached upon in the form of illegal colonies, farmhouses and markets। बोल रहे हैं सर्वे में ये पाया गया, ये सामने आया कि 2000 एकड़ की जो ज़मीन है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो जिसकी वैल्यू है 4,500 करोड़, हैव बीन एनक्रोच्ड, इसको क्या किया गया, अतिक्रमण कर लिया गया है, अपॉन द फॉर्म ऑफ इलीगल कॉलोनीज, और यहाँ पे इलीगल कॉलोनीज बनाई गई हैं, फार्म हाउसेस बनाए गए और मार्केट्स बनाई गई हैं, ठीक है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, किसी इन द डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात पहले हो रखी होगी, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखो गुरुग्राम ने लिस्ट टॉप करी है, यानी कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है 22 हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, तो यानी कि इसी के आगे कंप्लीशन में, आर के कंप्लीशन में एस होगा। अब देखो यहाँ पे क्यू जो है, ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की, अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन की, कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक है, जिसके ऊपर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जल्द से जल्द इसकी रेमेडीज यानी कि इसका उपचार करने के लिए कहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब
फर्स्ट हो गया। अब देखो ये तो बात होगी। अब यहाँ पे इट ऑब्जर्व्ड, किसने ऑब्जर्व करा? पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि प्लान डेवलपमेंट जो है वो बैक सीट पर आ गया है और जो साइबर सिटी के क्लेम्स किए जा रहे हैं गुरुग्राम के, वो भी अब नष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। अब थर्ड हो जाएगा इसी को कंटिन्यू करते हुए कि एक सर्वे जिसमें ये पाया गया, ठीक है, कि 2000 एकड़ की जो जमीन है इस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुरुग्राम में, जिसकी वैल्यू 4500 करोड़ है, वो अतिक्रमण करी जा चुकी है। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट हो गया कि गुरुग्राम जो है वो इस लिस्ट में टॉप करता है 22 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे फरीदाबाद है। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है क्यू पी एस आर। अब देखो क्यू से यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेते ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो भी आप इसको सॉल्व कर पाते। ऑप्शन बी क्यू पी एस आर इज करेक्ट। The prediction of an alarming rise of 1.5 degrees centigrade over the pre-industrial era levels for some time during 2023-27 is। अब देखो ये इज पर आके खत्म हो गया स्टेटमेंट, यानी कि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। अब देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो द प्रेडिक्शन, अब किसी प्रेडिक्शन की बात करी गई है जो पहले ही हमने बताई है, द से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, रूल्स याद करो इसके। रूल्स कहते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट द से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई घटना है जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, अब उसको एक प्रोनाउन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो जो प्रेडिक्शंस हैं जिसमें बताया गया है कि हमारा हर साल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा 2023 से 2027 के बीच में, इज बेस्ड ऑन द कैटास्ट्रॉफिक ट्विन इफेक्ट of the naturally occurring El Nino and the trapping of heat emitted by man-made greenhouse gases. Trapping of heat emitted by man-made greenhouse gases. तो अब हमारा P और Q के बीच में तो एक लिंकेज बन गया, यानी कि P के बाद में ही Q आएगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ध्यान रखना। अब ऑप्शन में चल के देखो, P के बाद में Q कहाँ पर आ रहा है, P के बाद में क्यों यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो हम इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अब हमें एक चीज तो पता है कि P जो है वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होएगा। ठीक है, यानी कि B और D तो एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास लिमिटेशंस बन गई, या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। तो अब देखो, गोइंग बाय द फॉरकास्ट ऑन क्लाइमेट चेंज मेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम इनके फॉरकास्ट के अनुसार चलें, ठीक है, तो ये हमारी एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है जिसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोई फॉरकास्ट करा है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है। इट हैज टू गियर अप, अब ये हो रहा है इट हैज टू गियर, यानी किसको, किसी की बात पहले हो चुकी है उसी के बारे में बोल रहे हैं कि उसको अब गियर अप करने की जरूरत है। तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगी, राइट। तो यानी कि सी ऑप्शन भी गया, यानी कि ऑप्शन कितने लिमिट हो गए, ऑप्शन ए बच गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अब अरेंजमेंट बता देती हूँ आपको। अरेंजमेंट बन रहा है एस, गोइंग बाय द फोरकास्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड हो जाता है इसके बाद में कि आर, इट हैज टू गियर अप। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं इस वेदर इवेंट्स के, उसके साथ में हम डील कर सकें। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया पी के बाद में क्यू। थर्ड और फोर्थ तो हमें पता ही है, पी के बाद में क्यू आएगा ही आएगा, राइट। तो अब देखो SRPQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरेंजमेंट के थ्रू भी पता चल गया, एलिमिनेशन के थ्रू भी पता चल गया। ठीक है, चलते हैं आगे। He is 12 year old and studying in 7th standard, addicted to online gaming. वो केवल 12 साल का है और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अब ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है ही से, यानी प्रोनाउन से। प्रोनाउन कब आता है, जब हम पहले किसी नाउन के बारे में बात कर चुके हों, राइट। तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा।
समझ में आ गया। और अब इसके बारे में बताया गया कि 12 साल का है वो और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का वो एडिक्ट हो चुका है, यानी कि उसको ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है, राइट। Though we set a timer on the tablet to monitor the usage, he always exceeded द टाइम लिमिट। हालांकि हम टैबलेट के ऊपर, यानी कि जिस भी डिवाइस के ऊपर वो गेम खेल रहा है, आपको पता है ना टैबलेट क्या होता है, कह रहे हैं कि हम टैबलेट के ऊपर टाइमर लगाते हैं, बट वो हमेशा उस टाइमर की लिमिट से ज़्यादा ही खेलता है, ठीक है, हो गया। बट ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हम एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे करते हैं, एक उसका रिपल इफेक्ट है कि वो गेमिंग एडिक्ट है, इसलिए हमने टाइमर लगा दिया, टाइमर लगाया बट वो फिर भी एक्सीड कर जाता है, राइट। आई रिमेन वरिड अबाउट माई यंगर सन, मुझे अपने यंगर सन यानी कि जो छोटा बेटा है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, ओके। When my wife and I interrupt his gaming session or his broadband goes down, he responds with anger or rage, including shouting, screaming or physical attacks. Then this is something worth noting. बोल रहे हैं कि जब भी मैं या मेरी पत्नी उसके गेमिंग सेशंस के बीच में रोकते हैं या उसका बंद कर देते हैं सेशन, या फिर नेट चला जाता है, नेट को बंद कर देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ही ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, फिजिकल अटैक करता है, चीज़ें फेंकता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है, ठीक है। अब ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये उसी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वो एडिक्ट है, जब भी हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है। यानी कि आई रिमेन वरिड अबाउट माई यंगर सन, ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद में इसी के बारे में बताया गया, ऑप्शन पी जो है ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, राइट। अब देखो आर के बाद में पी, कहाँ आ रहा है आर के बाद में पी, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, पर हमें पता आर हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, राइट। अब देखते हैं इसके बाद में कि हम अलार्म लगाते हैं, टाइमर लगाते हैं, बट स्टिल वो उससे ज़्यादा एक्सीड करता है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा हो गया कि जब मेरी वाइफ और मैं उसके फ़ोन को रोकते हैं तो वो कैसे करता है, ठीक है। तो आर पी क्यू एस, करेक्ट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड द पुलिस फोर्सेस ऑफ कोस्ट स्टेट्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। अब ऑल्सो, जहाँ पे ऑल्सो की बात कर ली गई फर्स्ट स्टेटमेंट में, वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, राइट, कि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी शामिल था और पुलिस फोर्स भी शामिल थी, ठीक है। द ड्रग बस्ट एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अराउंड 12,000 करोड़। अब ये जो ड्रग बस्ट यानी कि ये जो ड्रग की पकड़ की गई, वो उसकी पूरी वर्थ है 12,000 करोड़, इज द लार्जेस्ट, और ये अब तक का सबसे बड़ा मेथाफेटामाइन का सीजर यानी कि धरपकड़ हुई है। अ सिंथेटिक नार्कोटिक सब्सटेंस, मेथाफेटामाइन जो है ये एक सिंथेटिक सब्सटेंस है हमारे देश में, ठीक है। The seizure of a massive drug consignment, nearly 25,000 kilogram of methamphetamine in Indian waters along the Kerala coast highlights the enormity of the problem. यानी कि जो हमने 2,500 किलोग्राम ये ड्रग पकड़ी है, ये अपने आप में इस तरीके की, इस तरफ इशारा करती है कि ये समस्या, ड्रग्स की समस्या कितनी बड़ी है। आप खुद सोचो 2,500 किलो ड्रग, हम तो मूवीज़ में देखते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसमें शायद हमारी इयररिंग्स, लड़कियों के जो इयररिंग्स के पैकेट्स होते हैं वो भी शायद उससे बड़े होते हैं, जो कि 2-2 लाख, 25-25 हज़ार, 50 हज़ार ऐसे मिलते हैं। तो ये 2,500 किलो कितनी ज़्यादा मात्रा होगी। आर जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओपनिंग करी जा रही है कि 25 किलोग्राम ड्रग पकड़ी गई है और कहाँ पकड़ी गई है, ठीक है, ये चीज़ हमें बताई गई। अब सेकंड हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट कि
ये जो था ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो कि नेवी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में किया गया, जो कि गवाही देता है इस बात पे कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इस मसले पर एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में अब सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स कौन से हो गए? द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी इसमें शामिल था और इंटेलिजेंस एंड पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और लास्ट हो गया क्योंकि ये जो ड्रग बस्ट है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अनुमानन इसकी जो लागत है या कॉस्ट है वो कितनी है, वो हो गया क्यू। तो आर एस पी क्यू ये हमारे स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। आर एस पी क्यू ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। इस सेशन की पीडीएफ प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको बार बार लैपटॉप खोलना में प्रॉब्लम है, आप फ़ोन आपके पास हमेशा रहता है, आप कभी भी पढ़ना चाहते हैं जब आपका मन करे, तो आप फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।